नमस्कार, एसजीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में अध्ययन करेंगे। संविधान संशोधन किसी भी संविधान के गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की हो सकती है। एक है आपका कठोर प्रक्रिया और दूसरा है लचीली प्रक्रिया। लचीली प्रक्रिया संविधान सभा में गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्णा स्वामी अय्यर ने यह कहा कि संविधान कठोर होना चाहिए। अगर इसे लचीला बनाया जाएगा तो राजनेता इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए। इससे बेनिफिट यह है कि हम समय के साथ आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन कर पाएंगे, और अगर संविधान में संशोधन होता रहेगा तभी यह लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था कर पाएगा। अन्यथा की स्थिति में यदि संविधान कठोर होगा और उसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार संशोधन नहीं किया जाएगा तो वह ऐसा संविधान धीरे धीरे मृतप्राय हो जाएगा या अप्रासंगिक हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की यदि बात की जाए तो यहाँ पर इन दोनों प्रक्रियाओं से अलग एक मिश्रित प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसे फुलटन पद्धति भी कहा जाता है। फुलटन पद्धति भी कहा जाता है। संसद के संशोधन शक्ति की अगर बात की जाए तो संसद के संशोधन शक्ति से संबंधित जो सबसे पहला मुकदमा आया वह आया था सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य 1965, और इसमें यह कहा गया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। इसके साथ ही संसद को संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन कुछ ही समय बाद एक और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, वह था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का मुकदमा। और इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 1967 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, बाकी संविधान में संसद को संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें परिवर्तन आया परिस्थितियों में, एक नया मुकदमा आया, बहुत ही फेमस मुकदमा था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। इस मुकदमे के द्वारा एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसे मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के नाम से जाना गया। और इस सिद्धांत के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाँ, संसद को संविधान में संशोधन करने की एब्सोल्यूट पावर है, परंतु शर्त इतनी है कि मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा संसद चाहे तो संविधान के किसी पार्ट में
यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन आगे यह विचार किया गया कि संविधान में छोटे छोटे संशोधनों से बचने के लिए यह है कि एक बार में ही कुछ बड़ा संशोधन कर दिया जाए और इसके तहत एक संविधान समीक्षा समिति, संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया और कहा गया कि यह आयोग यह देखेगा, पूरे संविधान की समीक्षा करेगा और यह देखेगा कि संविधान में कहां कहां कितना संशोधन करने की आवश्यकता है और उन सभी पर विचार करके एक साथ इसे सौंप दिया जाएगा। तो संविधान समीक्षा जो आयोग बना, इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति वेंकटचलैया को बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इन्होंने 31 मार्च 2002 को यह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और इनका कहना था कि जैसे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में विस्तार की आवश्यकता है, स्वतंत्र चुनाव के संबंध में सुधार की आवश्यकता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ परिवर्तनों की बात की गई है। तो ये हम देख रहे थे कि संविधान संशोधन और संसद की संविधान संशोधन शक्ति क्या है, कहां तक उसे संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। तो हमने देखा कि संविधान सभा में भी दो तरीके के लोग थे जो यह मानते थे कि इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर होनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए, क्योंकि जिनका मानना था कि कठोर होना चाहिए, उनका यह कहना था कि संविधान में आसानी से संशोधन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में संसद में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी सुविधा और अपने लाभ के लिए आसानी से प्रयोग करके संविधान की जो उपलब्धता है उसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं। जबकि लचीली पद्धति को जो समर्थक लोग थे, उनका मानना था कि संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सके ताकि स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन करके उसकी गतिशीलता को बनाए रखा जा सके। अब हम आगे देखेंगे कि संशोधन प्रक्रिया जो है, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 में, संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में दिया गया है। इसके अनुसार जो बातें कही गई 300, उसमें कहा गया इसकी पहली विशेषता या गुण होगा कि संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, चूंकि हमें पता है कि संसद 2 सदनों से मिलकर बना हुआ है। वैसे मूलतः संसद के 3 पार्ट हैं। अगर आप देखें तो संसद के अंतर्गत संसद 3 पार्ट हैं। पहला जो है वो लोकसभा है, दूसरा जो है वो है राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ये तीनों, चूंकि कानून बनाना संसद का काम है, तो इन तीनों लोगों की भागीदारी उसमें निश्चित होती है। तो कहा गया किसी भी सदन में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो संशोधन का बिल या विधेयक वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी चाहिए
कि विधेयक किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात की गई, वो कहा गया कि दोनों सदनों के विशेष बहुमत, विशेष बहुमत एवं सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास किया जा सकता है। विशेष बहुमत एवं 2/3 बहुमत, इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। 2/3 बहुमत से पास किया जा सकता है। चौथी बात कही गई कि इसका दोनों सदनों में पृथक पृथक पास होना आवश्यक है। दोनों सदनों में पृथक पृथक पास होना आवश्यक है। मतलब यह है कि यह दोनों सदनों में अलग अलग पास होना चाहिए, अर्थात कि संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसको पास करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। पांचवा जो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें याद रखना चाहिए कि दोनों सदनों, राज्य और विधानमंडलों द्वारा पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। जब ये संसद में पास हो जाए, संसद में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए इसे भेजा जाता है। और यदि राष्ट्रपति अपनी सहमति प्रदान कर देता है तो ऐसा विधेयक कानून बन जाता है। एक बात ध्यान देने की है कि संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ना तो वापस भेज सकता है, वापस भेजने से तात्पर्य है पुनर्विचार के लिए ना तो वापस भेज सकता है और ना ही उसे अपने पास रख सकता है से तात्पर्य है कि वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। यह उसके लिए बाध्यकारी है कि इसे भेजना ही होगा। अब अगर हम आगे देखें तो पता चलता है कि ये हमारे यहाँ संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से हो सकती है। तो संशोधन की प्रक्रिया के अगर प्रकार की बात करें, संशोधन की प्रक्रिया के प्रकार की बात की जाए तो भारतीय संविधान में अगर हम अनुच्छेद 368 में देखें तो इसमें 2 ही प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। पहली प्रक्रिया है विशेष बहुमत से संशोधन, और दूसरी प्रक्रिया जिसका उल्लेख इसमें किया गया है वह कहा गया है
विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन अर्थात जो दो प्रक्रिया बताई गई कि विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है और दूसरी है कि विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन। जब हम विशेष बहुमत की बात करते हैं तो एक्चुअल में हम यह कह रहे होते हैं कि यह संसद में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत एवं संपूर्ण सदस्यों का बहुमत अर्थात सदन में जितने कुल सदस्य हैं कुल सदस्यों का बहुमत मतलब साधारण 50% + 1 ये संपूर्ण सदस्यों का बहुमत और संसद में उपस्थित एवं मतदान में जो लोग भाग ले रहे हैं उनका 2/3 बहुमत। दूसरी प्रक्रिया जो जिसे विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की बात की गई, तो यहां पर विशेष बहुमत से तात्पर्य पहले प्रकार में जो विशेष बहुमत का तरीका बताया गया है यही है, और आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की जो बात की गई है उसका तात्पर्य है कि राज्य विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से पास। तो ये इन दो प्रक्रियाओं का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। लेकिन संशोधन की एक और प्रक्रिया है जिसका उल्लेख 368 में नहीं किया गया, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम कहते हैं साधारण बहुमत से संशोधन। चूंकि संविधान के कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें हम विशेष बहुमत या दूसरी प्रक्रिया विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन का सहारा नहीं लेते हैं, बल्कि उन्हें साधारण बहुमत का मतलब है 50% + 1। तो इसके अंतर्गत जो संविधान में संशोधन हो सकते हैं वो मुख्य रूप से अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, इसके अलावा अनुसूची 2, अनुसूची 5, अनुसूची 6, इन सब में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। जब हम 2 और 3 की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि नए राज्यों का निर्माण होता है या राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जाता है या उनके नाम में परिवर्तन किया जाता है या संसद की गणपूर्ति से संबंधित विषय है अथवा संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें विशेष बहुमत की, तो विशेष बहुमत ये ऐसे विषय हैं जो प्रकृति में अधिक महत्वपूर्ण हैं और इसे साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स में विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। डीपीएसपी से संबंधित मामले हैं, उनमें भी विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। यहाँ तक कि संविधान के मैक्सिमम भाग को हम विशेष बहुमत द्वारा ही संशोधित
कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरे प्रकार की, जिसे हम विशेष बहुमत एवं विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन, ये तीसरा तरीका है संशोधन का। और इसमें जो संविधान के अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, उनमें सामान्यतया संशोधन करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित मामले, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध से मतलब है कि उनमें जो शक्तियों का वितरण किया गया है। हाँ, सातवीं अनुसूची जिसमें 3 सूचियां दी हुई हैं, केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। अगर ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों द्वारा उसका अनुसमर्थन हो। यहाँ यह बात पुनः दोहरा देता हूँ कि राज्यों द्वारा जो अनुसमर्थन दिया जाएगा वह, या राज्यों द्वारा जो पास होगा विधेयक, वह साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। तो अब हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। एक बार हम इसको पुनः देख लेते हैं कि संशोधन की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। सबसे पहले हम उसका थोड़ा सा इतिहास देखेंगे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है, साधारणतः पूरे संसार में 2 प्रकार की प्रक्रिया प्रचलित है। एक ऐसा संविधान जिसमें संशोधन कठिनाई से हो सकता है, उसे हम कठोर संविधान कहते हैं, और दूसरा जहां संशोधन आसानी से हो सकता है उसे हम लचीली प्रक्रिया कहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लचीली प्रक्रिया के समर्थक थे, उनका मानना था कि संशोधन की प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार हम संविधान में आसानी से संशोधन कर सकें। जबकि गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे विद्वानों का मानना था कि संशोधन की प्रक्रिया कठोर होनी चाहिए जिससे कोई उसका अनुचित लाभ ना उठा सके। अब हम आगे बढ़ें तो देखेंगे कि हमारे यहाँ जो प्रक्रिया अपनाई गई संविधान संशोधन की, उसे मिश्रित प्रक्रिया कहा जाता है। अर्थात कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका संशोधन करना एक कठिन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जैसे जिसको हम कहते हैं कि विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन, वह एक कठोर प्रक्रिया है। इसे फुलटन पद्धति भी कहा जाता है, जो मिश्रित प्रक्रिया भारत में अपनाई गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुकदमे हुए, वो पहला मुकदमा आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य 1965 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि संविधान में संशोधन करना संसद की शक्ति है और वह संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण मुकदमा आया वह गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों को छोड़कर संविधान में संशोधन करना संसद की शक्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन उसके बाद जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का मुकदमा आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए मूलभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इस मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि संविधान में
संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित है, वह पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन करने की शक्ति धारण करता है, परंतु मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात वह मूलभूत ढांचे में परिवर्तन के अलावा बाकी चीजों में संशोधन कर सकता है। संविधान समीक्षा आयोग का गठन 22 फरवरी 2002 को किया गया और इसका अध्यक्ष न्यायमूर्ति वेंकट चलैया को बनाया गया, जिन्होंने अपनी एक रिपोर्ट 31 मार्च 2022 को अरुण जेटली को सौंपी थी। इस समीक्षा आयोग का गठन करने के पीछे उद्देश्य यह था कि संविधान में छोटे छोटे परिवर्तन और संशोधन करने से अच्छा है कि एक बार पूरे संविधान की समीक्षा कर ली जाए और उस समीक्षा के बाद संशोधन में एक साथ परिवर्तन कर दिए जाएं। भारत में जो संशोधन प्रक्रिया है संविधान की, वह भाग 20 अनुच्छेद 368 में दी गई है और यह जो प्रक्रिया है इसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। आप उसे लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं और राज्यसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद उसे 2/3 बहुमत से यहां से भी पास होना है और 2/3 बहुमत से यहां से भी पास होना है और यह दोनों पृथक पृथक अलग अलग पास होने चाहिए। इसके लिए संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, नहीं बुलाई जा सकती है। यदि लोकसभा में प्रस्तुत होता है विधेयक और पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में पास नहीं होता है, तो ऐसा विधेयक उसी समय निरस्त मान लिया जाएगा। यदि विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है और पास होकर लोकसभा में आता है और लोकसभा में पास नहीं होता है, तो उसे उसी समय निरस्त मान लिया जाएगा। अगर यह दोनों के द्वारा पास कर दिया जाता है तो यह राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति इस पर सहमति सामान्यतया दे देता है, क्योंकि यह कहा गया है कि राष्ट्रपति ना तो इसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है और ना ही इसे अपने पास रख सकता है। तो इसमें जो कहा गया कि विधेयक किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात इसे राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल संविधान में संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकता है। विशेष बहुमत का तात्पर्य है 2/3 बहुमत। दोनों सदनों में पृथक पृथक पास होना आवश्यक है, जैसा हम बात कर चुके हैं, और संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। संसद में जब यह पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास इसे सहमति के लिए भेजा जाता है और इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि ना तो वो उसे वापस कर सकता है और ना उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ना वह उसे अपने पास ही रख सकता है। संशोधन की प्रक्रिया के प्रकार की अगर हम बात करें कि संशोधन किस किस प्रकार हो सकता है, तो अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार बताए गए हैं, 2 प्रकार उल्लिखित किए गए हैं। पहला कहा गया कि विशेष बहुमत से संशोधन, और दूसरा जो प्रकार बताया गया कि विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन। और विशेष बहुमत से तात्पर्य है कि संसद में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत एवं संपूर्ण सदस्यों का बहुमत। संपूर्ण सदस्यों का बहुमत से मतलब है 50% + 1। विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन से तात्पर्य है कि राज्य विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से पास होगा। विशेष बहुमत प्रक्रिया पहले जैसी है कि 2/3 सदस्यों द्वारा जो सदन में उपस्थित हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं, उनका 2/3 एवं संपूर्ण सदस्यों का 50% + 1, और राज्यों के विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से इसे पास किया जा सकता है। एक और तरीका है जिसे हम तीसरा भी कह सकते हैं कि 3 तरीके से संशोधन हो सकते हैं। तो अगर हम 3 तरीके के संशोधन की बात करें भारतीय संविधान में, तो तीसरा जो तरीका है वह है साधारण बहुमत से संशोधन। साधारण बहुमत से संशोधन का तात्पर्य है 50% + 1, मतलब 50 पर आधे और आधे से एक ज्यादा।
तो इसमें कुछ भारतीय संविधान में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें बहुत आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। और अनुच्छेद 2 और 3 में यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि अनुच्छेद 2 एवं 3 में किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह अनुच्छेद में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि 2 और 3 में जो संशोधन किए जाएंगे उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो साधारण बहुमत से ऐसे संशोधन किए जा सकते हैं। तो अगर हम इसकी गिनती करें तो ये 3 तरीके अपनाए जाते हैं मुख्य रूप से। साधारण बहुमत, जैसे हमने कहा 50% +1, दूसरा विशेष बहुमत, और तीसरा विशेष बहुमत के साथ विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन। तो ये मुख्य रूप से भारत संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं। और आपको अब कोई संशय नहीं होना चाहिए कि लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं विधेयक, राज्यसभा में कर सकते हैं, सरकार के मंत्री द्वारा या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों का पृथक पृथक सदनों में, अलग अलग सदनों में पास होना आवश्यक है। जैसी स्थिति हो, अगर विशेष बहुमत से पास होने वाला है, 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पृथक पृथक पास हो, और अगर उसमें आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है तो वो भी पूरा होना चाहिए। और इसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर अपनी सहमति दे देता है तो ऐसा संशोधन विधेयक अधिनियम के रूप में पुनर्स्थापित हो जाता है और उसे कानून मान लिया जाता है। इसी के साथ संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम यहाँ समाप्त करते हैं। आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।